आपकी अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर इल्जाम है कि ये कागज के शेर हैं। आपने सब लोगों पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए, उन्हें एक्सपोज किया, लेकिन वो आपको खुलेआम चुनौती देते हैं कि कुछ साबित करके दिखाएं। ये बात तो साबित हो गई कि अन्ना हजारे जी और बाबा रामदेव के पीछे पूरे संघ के कार्यकर्ता थे। ये बात तो साबित हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी साबित हो चुकी है कि बाबा रामदेव काले धन का व्यवसाय करते हैं। ये भी बात साबित हो चुकी है। तो कौन सी बात? वो उनको तो कह रहे हैं कि कोई प्रमाण तो दे। बात ये है, नोटिस मिल चुका, नोटिस का जवाब क्यों नहीं देते? अदालत में क्यों जाते हैं स्टे लाने के लिए? अगर बाबा रामदेव ईमानदार हैं तो वो अदालत में क्यों जाते हैं कि प्रोसीडिंग्स रोकी जाए, इन्वेस्टिगेशन रोका जाए? बाबा रामदेव ने तो ये कहा कि मुझे अनशन तोड़ने के लिए पैसे ऑफर किए गए थे। किसने किए थे? उन्होंने कहा कि 4 जून को आंदोलन और अनशन न करने के लिए सरकार के एक आला नेता ने उन्हें पैसे ऑफर किए थे, लेकिन रामदेव ने उस नेता के नाम का खुलासा नहीं किया। यही बेईमानी है। अगर वे ईमानदार बाबा रामदेव हैं तो उस व्यक्ति का, बेईमान आदमी का नाम उजागर क्यों नहीं करते? तो अब आप उनको चुनौती दे रहे हैं कि नाम उजागर करें। मैं चुनौती दे रहा हूं, उजागर करें अगर वो ईमानदार हैं तो। और वो चुनौती दे रहे हैं कि आप उनकी बेईमानी का प्रमाण दें। आपने कहा अपराधी, आपने कहा काले धन के कारोबारी, और ये सारे बयान आपने 1 साल पहले दिए थे। अब तक तो नहीं पकड़ पाए उन्हें। सीधी बात, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नोटिस उनको मिल चुके हैं काला धन के लिए। नंबर 1, नोटिस तो आपकी सरकार जिसको चाहे दे दे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज के युग में रजत जी, कोई सरकार का नुमाइंदा बिना सोचे समझे काम नहीं कर सकता राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के कारण। एक बात। दूसरा, मैंने कहा था बालकृष्ण जो इनके जो कारिंदा हैं वो नेपाली सिटीजन है, प्रमाणित हो गया है। नहीं, वो तो अदालत से छूट गए उसके लिए। नहीं, कहाँ अदालत में बात ही कहाँ गई है? वो तो प्रमाणित हो चुका है कि वो नेपाली सिटीजन है। एक मेरा आरोप था वो सही निकला है। वो आपको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने जितने आरोप लगाए थे कुछ तो साबित करके दिखाएं। साबित हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन में जाए तो सामने। हाई कोर्ट में स्टे को ले रखा है। और जो सवाल इन्होंने पूछा था, जब आपने बयान दिए हैं, कांग्रेस पार्टी को यह कहना पड़ा इस बयान से हमारा कोई लेना देना बात नहीं। इसलिए था, आप इस बात को भूल जाते हैं कि जब मैंने ये बयान दिया था तो निजी तौर पर ही दिया था, कोई पार्टी के पॉलिसी के आधार पर नहीं दिया था। क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जहां एक तरफ पॉलिसी इश्यूज पर पार्टी की लाइन मुझको लेना चाहिए, लेकिन ये जो ऐसे इश्यूज थे, बाबा रामदेव एक तरफ तो कपिल सिब्बल जी से बैठ के समझौता कर रहे थे, दूसरी तरफ रामलीला मैदान में जाके जनता को भड़का रहे थे। तो ये ठगी नहीं हुई? स्वामी रामदेव को लेने एयरपोर्ट पर आपकी पार्टी के 4 नेता गए थे प्रणब मुखर्जी की लीडरशिप में। जी हाँ, गए थे, लेकिन ये समझाने गए थे कि काले धन के विषय में जितना ये सरकार ने काला धन को लाने का प्रयास किया है, इसके पूर्व की किसी सरकार ने नहीं किया। अडवाणी जी को काला धन, सुन लीजिए, अडवाणी जी को काला धन लाने की बात 2004 में चुनाव हारने के बाद याद आई। 2004 के पहले उनको याद नहीं आई थी। इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है किसी एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को मिलने के लिए सरकार के 4 मंत्री एयरपोर्ट पर जाएं। ऐसा है, अगर यहाँ पर उनको समझाने के लिए अगर गए थे तो क्या बुरा किया उन्होंने? बुरा ये किया कि जिसको आप महाठग कह रहे हैं उसको एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे थे। रिसीव नहीं कर रहे थे, समझाने गए थे। और जहां तक अन्ना हजारे का सवाल है, उनके लिए एक सरकारी कमेटी बना के अन्ना हजारे को, केजरीवाल को, इन सब लोगों को मेंबर बनाना, ये भी आपकी सरकार ने किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था। जब लोकपाल जैसे विषय पर अगर कोई मांग आती है तो स्वयं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लोकपाल बनाने का फैसला है। और आप भूल जाते हैं, अन्ना हजारे और केजरीवाल जी ने लोकपाल की बात उठाई उसके 6 महीने पहले एआईसीसी सेशन में सोनिया गांधी जी ने कहा था हम सख्त लोकपाल बिल लाएंगे, और उसके लिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी में अरुणा रॉय और हर्षमंदर जी को यह काम सौंप दिया गया था। तो कांग्रेस पार्टी तो पहले से लोकपाल बिल लाना चाहती है। लास्ट में इसी कांग्रेस शासन में 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम हुआ, CWG स्कैम हुआ, तो ये सब सर कैसे कोई बात ये है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं
कि 2G का स्कैम 1,72,000 करोड़ का स्कैम है ही नहीं। सीबीआई ने एक रिपोर्ट दी है, सीएजी अलग रिपोर्ट दे रहा है, तो ये 1,72,000 करोड़ का स्कैम है ही नहीं। इसमें आज इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि विश्व में सबसे सस्ती दरें टेलीफोन की भारत में है। गड़बड़ी केवल एक जगह हुई, वो गड़बड़ी हुई 2G के अंदर एडिशनल स्पेक्ट्रम देने में जो पारदर्शिता सरकार को अपनानी चाहिए थी वो ए राजा साहब ने नहीं अपनाई। पॉलिसी में कहीं खराबी नहीं थी। जिस समय ए राजा पारदर्शिता नहीं अपना रहे थे उस समय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्या कर रहे थे? बात क्यों रोकने की कोशिश? बात यह है कि जब ये सारी बातें सामने आई रजत जी, उसी समय सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन देने का निर्णय भी यूपीए सरकार ने लिया था, प्राइम मिनिस्टर ने लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को अपने हाथ में लिया, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सामने लिया, उसके पहले सीबीआई में रिपोर्ट जा चुकी थी। इंप्रेशन ये है जनता के मन में। जनता के इंप्रेशन तो आप लोग जो बना देते बन जाता है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए आप बताइए इंप्रेशन। जब तक सीबीआई, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपने हाथ में नहीं लिया था, इसकी जांच उस तरीके से नहीं हो रही थी। बिल्कुल हो रही। ये राजा को जेल भेजते भेजते 2 साल लग गए। बात यह है, सीबीआई को केस सौंपना ही केंद्र सरकार की मंशा दर्शाता था, और इसीलिए हमने कहा था कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इसलिए इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया, तो हमें उसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना थी। आप कह रहे हैं कि जितनी आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही है वो गलत है, नहीं उठनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है, उठना चाहिए, और उसको जो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो यहां तक कहूंगा कि जुडिशरी के अंदर सुनिए, जुडिशरी के अंदर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए। पंडित सुखराम जी का भ्रष्टाचार का प्रकरण 96 में सामने आया था और 2011 में जाके उनके खिलाफ फैसला हुआ, लेकिन तो उस पर भी हमें सोचना चाहिए। जो आवाज उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, या तो पुलिस लाठियां मारती है या जेल में भेज देती है, जैसे रामदेव और अन्ना हजारे। एक बात सुन लीजिए, बात यह है, मैं वही कहता हूं कि चोर जब चोर चिल्लाने लगता है तो वही हालत होती है जो इन सब की हुई है। मेरा कहना साफ है, बाबा रामदेव को यह फिगर किसने दिया कि काला धन 400 लाख करोड़ काला धन है, ये फिगर किसने दिया? अडवाणी जी कहते 72 लाख करोड़ है। काला धन को बाहर से लाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, और ये केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। समझौते, अभी आपने पढ़ा होगा, स्विस गवर्नमेंट के साथ हमारा समझौता हो गया है, और जितने भी स्विट्जरलैंड बैंक्स में अनअकाउंटेड पैसा का जो अकाउंट्स है उसकी जानकारी हमको मिलने लगी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी चालू हो गई है। तो ये एक सामूहिक निर्णय होना चाहिए, जब काले इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। जब काले धन के खिलाफ आवाज उठती है, एक माहौल बनता है, तभी तो सरकार पर प्रेशर पड़ता है उस कार्रवाई करने के लिए। उसके पहले से जहां तक काले धन लाने की बात थी, 2004 से ही इसका प्रयास चालू हो गया था। तब न बाबा रामदेव फील्ड में थे, न अन्ना हजारे फील्ड में थे। तो फिर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने क्यों कहा अन्ना हजारे मैं आपको सैल्यूट करता हूं? इसलिए सैल्यूट करता हूं कि अन्ना हजारे जी एक समाज सेवी रहे हैं और उन्होंने वाटरशेड मैनेजमेंट में अच्छा काम किया था। मैंने स्वयं ने उनको 10 साल तक मेरे यहाँ सवाल वाटरशेड मैनेजमेंट का नहीं था। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश प्लानिंग बोर्ड का मैं सदस्य बना के रखा उनको मैंने। प्रश्न भ्रष्टाचार का अगर है तो भ्रष्टाचार केवल लोकपाल से बिल से नहीं हटेगा। मैं खुद लोकायुक्त के अंतर्गत मैंने काम किया है, 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहा। चीफ मिनिस्टर उसके अंदर दायरे में आता था। लेकिन बात यह है कि काला धन केवल लोकपाल से नहीं मिटेगा, उसके लिए जुडिशरी को, उसके लिए जनता को, उसके लिए राजनेताओं को, सबको अवेयर होना पड़ेगा, और उसके लिए प्रजातंत्री व्यवस्था को और मजबूत करना पड़ेगा। आपके प्रजातंत्र में आंदोलन करने की कोई जगह है या नहीं? निश्चित तौर पे अधिकार है उन लोगों को। देखिए बात है, बाबा रामदेव को स्थान दिया गया, जितने दिन के लिए दिया गया उससे ज्यादा वो रुकने चाहते थे। जो नियम है उसका पालन करिए। अन्ना हजारे को इस सरकार ने आंदोलन करने का मौका दिया, उनके लिए स्थान की व्यवस्था की। आखिर पहले जेल की व्यवस्था की ना उसके ना आप क्यों भूल जाते रतन जी? आप हमेशा उल्टी बात करते हैं, सीधी बात क्यों नहीं करते हैं? बात यह है
कि शुरुआत में उनको वहां पर अनशन करने का अधिकार भी दिया, उन्होंने अनशन किया भी, पूरा सहयोग सरकार ने किया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पूरा कंट्रोल करके रखा। अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं कि इस देश में आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन निश्चित तौर पे है। आमतौर पर आपके बयानों से लगता है कि जो आंदोलन करता है आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते रजत जी क्या बात करते हैं आप। मैं खुद आप किसी आंदोलन में जेल में नहीं गए होंगे। दिग्विजय सिंह आंदोलन कई बार जेल जा चुका है आंदोलनों के अंदर। आप भी तो एक आध आंदोलन करके दिखाइए हमारे साथ। अगर मीडिया पर प्रहार होगा तो हम आंदोलन करने के खड़े होंगे। क्यों प्रहार होगा? प्रजातंत्र में प्रहार बिल्कुल नहीं होगा। अगर कभी आवाज बंद करने की कोशिश की तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस प्रकार का कोई काम नहीं करेगी। तो हमारा आंदोलन तो यही है कि हम आपसे सवाल पूछें और जनता से जवाब दें। हम आपके आंदोलन में शामिल हैं। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह पर। हमने उनसे पूछा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार के बारे में, हमने उनसे पूछा कांग्रेस की रणनीति के बारे में, जनता ने उनसे सवाल पूछे महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। आपकी अदालत में अब वक्त है आज की जज नीरजा चौधरी के फैसले का। दिग्विजय सिंह जी को पिन डाउन करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने बहुत स्पिरिटेड जवाब दिए, कुछ संतोषजनक थे, कुछ संतोषजनक नहीं थे। आज की अदालत ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि दिग्विजय सिंह जी और उनके सहयोगियों को समझना पड़ेगा कि किस हद तक जनता महंगाई से त्रस्त है आज। और वही चीज लागू होती है भ्रष्टाचार के बारे में। लोगों को लगता है कि हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं और अधिकतर राजनेता अपनी जेबें भर रहे हैं। दिग्विजय सिंह एक कंट्रोवर्शियल नेता है, शातिर नेता है, एक अनुभवी नेता है और एक डिसेंट पॉलिटिशियन है। उन्होंने अपने आप को 10 साल की सजा दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देश को इंतजार है कि वो एक बड़ा रोल अदा करें।